मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। प्लांट वायरस को छोड़ करके सभी लिविंग्स में DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। प्रोकैरियोट में DNA केवल एक क्रोमोसोम के द्वारा व्यक्त होता है और सीधा ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जबकि प्रोकैरियोट्स में DNA एक से अधिक गुणसूत्र के रूप में निरूपित होता है तथा साइटोप्लाज्म में कैरियोप्लाज्म में केंद्रक झिल्ली द्वारा एनवेलप्ड रहता है। जो क्रोमोसोम है वो फिलामेंटस और रोड शेप स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ऑटोजेनेसिस होता है और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो करैक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, उनको बनाए रखने का काम करते हैं। और अगर इन्हें स्टेन किया जाए तो ये बेसिक जो स्टेन्स है, जैसे फ्यूलजन स्टेन है, उसकी सहायता से ये स्टेन्ड हो सकती हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो है वो सेम होती है या डिफरेंट होती है। थिंक अबाउट इट। डिस्कवरी। सबसे पहले क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसे स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 के अंदर सेल डिवीज़न के दौरान कैरियोप्लाज्म में कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में, सर्कुलर स्ट्रक्चर के रूप में देखा था। W. वॉल्डेयर ने 1888 के अंदर इन्हें क्रोमोसोम नाम दिया। क्रोमो का मीनिंग होता है कलर और सोमा का मीनिंग होता है बॉडी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेसिक स्टेन से जो है स्टेन्ड हो जाती है। W.S. सटन ने 1902 में इन्हें जेनेटिक मटेरियल के रूप में कहा और हाफ मिस्टर ने सबसे पहले 1948 के अंदर ट्रुडेस्केंसिया की पॉलन मदर सेल्स के अंदर इनको देखा। जीनोफोर। जीनोफोर हम किसको कहेंगे, क्या चीज़ होती है जीनोफोर? तो प्रोकैरियोटिक जो साइटोप्लाज्म है उसके सेंटर में एक कलरलेस न्यूक्लियर जोन होता है, जिसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर नाम दे दिया जाता है। इस एरिया में सर्कुलर कॉइल्ड डबल स्ट्रैंडर्ड DNA पाया जाता है, जिसे प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कहा जाता है। DNA जो है वो अत्यधिक कॉइल्ड होता है और प्लाज्मा झिल्ली से एक पॉइंट मीजोसोम से अटैच्ड रहता है। न्यूक्लियोइड एरिया के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है और इस एरिया में जो साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक टाइप का होता है। अगर प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो हम ई कोलाई जो है या फिर साल्मोनेला टाइफिमेरियम की जो सेल्स हैं उनके क्रोमोसोम को ले सकते हैं। क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन। क्रोमोसोम का शेप और उनमें टर्न और सेंट्रोमियर की पोजीशन, उनके आधार पर क्रोमोसोम को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले आता है मेटासेंट्रिक, देन उसके बाद में आता है सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक स्ट्रक्चर्स है। तो सबसे पहले आता है कि मेटासेंट्रिक का मीनिंग क्या है। कि मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम है उनके अंदर जो क्रोमोसोम की आर्म यानी जो क्रोमेटिड्स है उसका शेप इक्वल है और इन दोनों के बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आता है सब मेटासेंट्रिक प्रकार की। तो सब मेटासेंट्रिक प्रकार के अंदर जो आता है कि क्रोमोसोम की जो आर्म्स है वो अनइक्वल होती है और इन दोनों के बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद में आता है जो है एक्रोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक के अंदर है कि जो सेंट्रोमियर है वो बहुत छोटा सा है और जो आर्म्स है वो भी अनइक्वल होती है। दोनों मतलब एक दो आर्म बहुत छोटी है और दो आर्म जो है लेंथ में ज़्यादा है। और लास्ट आता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर है
वो एक एंड की ओर प्रेजेंट रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो क्लासिकल साइटोजेनेटिक्स है उसके अंदर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के कुछ कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, जैसे क्रोमेटिड है, क्रोमोनीमा है, क्रोमोमियर्स हैं, सेंट्रोमियर्स हैं, टीलोमियर्स हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है और सैटेलाइट है। सबसे पहली बात आती है क्रोमेटिड की, कि क्रोमेटिड हम किसको कहें। तो मेटाफेज जो क्रोमोसोम है उसके अंदर दो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें क्रोमेटिड कहा जाता है, और उन दोनों के अंदर जो डीएनए है यानी सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट रहता है। और क्रोमेटिड्स जो है वो आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, और जब एनाफेज शुरू होता है तो दोनों क्रोमेटिड है वो सेपरेट होना शुरू होती है, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल की ओर माइग्रेट कर जाती है। इस वजह से जो एनाफेजिक क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर एक जो है वो क्रोमेटिड होती है, जबकि जो मेटाफेज क्रोमोसोम है उसके अंदर दो क्रोमेटिड प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट आता है क्रोमोनीमा। प्रोफेज के दौरान और इंटरफेज के दौरान जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो विजिबल हो जाता है और छोटे छोटे थिन फिलामेंट के अंदर बदलना शुरू हो जाता है, जिसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और ये क्रोमेटिड के अंदर जो है क्रोमेटिड के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, और क्रोमेटिड के अंदर जब कंडेंसेशन हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर क्रोमेटिड और क्रोमोनीमा के अंदर बदल जाती है, और इस वजह से जो इनका नाम है कि ये जो दो अलग अलग नाम दिए हैं एक ही स्ट्रक्चर के, और अगर सिंगल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल और इसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो एसोसिएटेड रहती है, यानी क्रोमेटिड और क्रोमोनीमा ये एक ही है, लेकिन कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन के अकॉर्डिंग इनके नाम जो है वो दिए गए हैं। देन उसके बाद में आता है क्रोमोमियर्स। हम क्रोमोमियर किसको कहें कि ये वे कंपोनेंट होते हैं जो कि क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बीड लाइक अकोमुलेशन के अंदर दिखाई देते हैं, और ये मेनली इंटरफेज क्रोमोसोम के अंदर दिखाई देते हैं। और जो पॉलीथीन क्रोमोसोम्स जो है उनके अंदर क्रोमोमियर बहुत ही अच्छे से दिखाई दे सकते हैं, और ये साइड बाय साइड जो है वो अलाइन रहते हैं और क्रोमोसोम के अंदर बैंड के रूप में दिखाई देते हैं, और ये थोड़े से टाइटली फोल्डेड होते हैं, क्योंकि जब डीएनए की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ये इजीली दिखाई दे सकते हैं। और मेटाफेज जो क्रोमोसोम है उसके अंदर इनकी टाइट कॉइलिंग होती है, तो जो क्रोमोमियर्स है वो ज़्यादा विजिबल नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली कॉइल्ड रहते हैं, इस वजह से क्रोमोमियर काफ़ी समय तक दिखाई नहीं देते हैं। अब इसके अंदर आती है कि जो क्रोमोनीमा है उस क्रोमोनीमा की जो कॉइलिंग है वो किस तरह की कॉइलिंग है, कि क्या पैरानिमिक और प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग जो है वो सेम है या डिफरेंट है। तो प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग जो है वो मेनली माइटोसिस के दौरान होती है, और सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं वो टाइटली कॉइल्ड होती हैं एक दूसरे के ऊपर, और उन्हें इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और पैरानिमिक कॉइलिंग जो है वो मियोसिस के अंदर होती है, और जहाँ पे दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो लूजली कॉइल्ड होते हैं और इन्हें इजीली सेपरेट किया जा सकता है। सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर या फिर काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर हम किसको कहें कि ये वो रीजन होता है जहाँ पे क्रोमोसोम आपस के अंदर अटैच रहते हैं, यानी माइटोटिक जो स्पिंडल है उसका फॉर्मेशन होता है। और सेंट्रोमियर जो है एक थिनर सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का है, जहाँ पे जिसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी नाम दे दिया गया है।
इसके अलावा दो स्ट्रक्चर्स और हैं क्रोमोसोम की, जो क्रोमोसोम के कंपोनेंट हैं, टीलोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन और सैटेलाइट। अब सबसे पहले आता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन वो जगह है जहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम की वे स्ट्रक्चर्स होती है, जहाँ पर एक्चुअली सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन जो है वो दोनों आसपास ही, या दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड स्ट्रक्चर होती है, और मेनली पर्टिकुलर क्रोमोसोम को पहचानने के लिए आवश्यक होती है। इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के आधार पर जो है दोनों को क्रोमोसोम को हम इजीली देख सकते हैं। और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कि ये वे एरियाज़ होते हैं जो कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के अंदर हैं, और जहाँ पर जीन्स 18S और 20S राइबोसोमल आरएनए को कोड करते हैं, और ये न्यूक्लियाई फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मेनली जो आरएनए जीन्स हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यक होते हैं, और ये क्रोमोसोमल कंडेंसेशन के अंदर इंटरफेयर करते हैं। और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन जो है वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वाली जगह पे जैसे स्थित रहते हैं, और जैसे क्रोमोसोमल नंबर 13, 14, 15, 21 और 22, और ये सारे के सारे एक्रोसेंट्रिक प्रकार के होते हैं, और इनके अंदर सैटेलाइट प्रेजेंट रहता है। लास्ट एंड है सैटेलाइट कि ये वे मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो राउंडेड है, और ये पूरे क्रोमोसोम से इजीली पहचान में आ सकते हैं। और सैटेलाइट और जो कंस्ट्रिक्शन है वो दोनों की जो शेप और साइज है वो कांस्टेंट रहती है। और क्रोमोसोमल जो सैटेलाइट्स है वो एक मॉर्फोलॉजिकल एंटिटी है, और दोनों डिफरेंट है। एक तो है सैटेलाइट डीएनए और क्रोमोसोमल सैटेलाइट्स, जो कि दोनों अलग अलग है, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए वो जगह है जहाँ पे डीएनए जो है वो हाईली रेपिटेटिव होता है। थैंक यू।